नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी निशा और रीमा जी पर आधारित है। आज की कहानी यह प्रश्न भी उठाती है कि क्या शिक्षा और संस्कार साथ साथ नहीं चल सकते। चलिए सुनते हैं और समझते हैं। मैं रोटियां बनाने नहीं आई हूँ यहाँ। मैंने MBA किया है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हूँ। आपको पता है मेरा कितना पैकेज है। बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गंवार समझने वाली निशा ने जब सासू माँ की डिग्रियाँ और औहदा देखा तो देखकर होश उड़ गए। घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। आज निशा की शादी है। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। निशा के माता पिता ने उसे बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद निशा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। निशा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी पर हद से ज़्यादा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि वह सबसे अलग और बुद्धिमान है। यही सब शादी के बाद भी रहता है। निशा मुखर है और कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं है कि उसकी वजह से सामने वाले को भी बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन निशा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निशा की शादी पास के शहर जयपुर में हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 भाई थे। ससुर जी की 10 साल पहले ही दुनिया छोड़कर जा चुके थे। शादी हो जाने के बाद निशा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी निशा का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था। अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो अपनी सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी। मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी? घर के काम आप करो, मैं पैसा कमा रही हूँ। निशा को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि निशा की रसोई की रस्म करने के लिए उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो रीमा जी ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही निशा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे और ना ही किसी और काम की मुझसे उम्मीद करे, क्योंकि वो उन लड़कियों में से नहीं है जो शादी के बाद ससुराल में आकर रसोई में रोटियां बनाती रहे। वह आज ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है, वह पैसे भी कमाती है। मैं घर के काम धाम नहीं करने वाली हूँ। रीमा अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती है। उन्हें लगता है कि वह सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की लड़की चुनी है और मेरी बहू को ही भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए वह अपनी बहू निशा से हमदर्दी रखते हुए कहती है और उसे चुप रहने का इशारा करती है। निशा अपनी सास का इशारा देखकर भड़क जाती है और कहती है, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ। इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। निशा की बातें सुनकर बरामदे में बैठे हुए रिश्तेदार कानाफूसी करने लगते हैं। देवरानी जेठानी उसका मुंह ताकते रह गए कि रीमा जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से कह दिया। उसकी बातों को सुनकर किसी को भी थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो, रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी लोग बहू निशा के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। शादी में तो बहुत सारी रस्में होती है और उन सब में बहू की ज़रूरत होती है। दूसरे दिन रीमा जी अपनी बहू से कहती है, बेटा कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़े को भी बुलाया है। पूजा के बाद वहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग के पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल पूजा के बाद
मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। निशा अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही थी। उसने अपनी सासू माँ की किसी बात को सुना ही नहीं। दूसरे दिन पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे, आस पड़ोस के लोग बैठे हुए थे। सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार दे रहे थे। मुंह दिखाई के रस्म के बाद रीमा जी शगुन के लिफाफे लेकर अपनी बहू के पास गई और बोली, बेटा अब सबको यह लिफाफे एक एक करके दे दो। सास की बात सुनकर सभी के सामने कहती है, आपने क्या समझ रखा है मुझे? मैं इतने सारे लोगों के सामने झुक झुक कर सबके पैर छूंगी? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी लड़की नहीं हूँ। आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मैं नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं कि मैं इन सब लोगों के पैर छूंगी? मुझसे यह सब नहीं होगा। आज फिर से निशा ने सबके सामने रीमा जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि रीमा जी की कैसी बहू लेकर आई हैं जो उनकी एक बात नहीं सुनती है। अभी यह हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों को देख ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। जब देखो रीमा जी को अकड़ दिखाती रहती है और तो और अपनी नौकरी की दोस्त दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे इनका। रीमा जी के ऐसी तेज तर्रार बहू लेकर आई हैं अपने लिए। आंगन में बैठे रीमा जी के कानों में यह शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके कानों में गर्म तेल की रॉड डाल दी हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती है, बेटा तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तुमने हाँ कर दिया था। अगर मना ही करना था तो कल ही मुझे बता देती। मुझे अब सबके सामने इस तरह से बेइज्जत नहीं होना पड़ता। इस बारे में बात की थी, मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठकर लीड लगाकर गाने सुन रही थी। रीमा जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उनकी बात को सुना ही नहीं था। तभी छत पर बैठा हुआ रीमा जी का बेटा प्रतीक अपनी माँ और अपनी पत्नी दोनों की बातों को सुन लेता है। छत से ही वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्में होती है जिन्हें मानना पड़ता है, तो इन रस्मों को निभा लो। उसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं करने को कहेगा। जैसे तैसे प्रतीक के समझाने पर निशा लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नज़र आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद निशा रीमा जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने माँ बाप की एक लौती बेटी हूँ। बहुत ही लाड प्यार से पली हूँ। कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं मैंने। आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुआकर मेरी कमर ही तोड़ डाली। मेरी कमर में अब बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है और इस बार तो रस्मों के नाम पर आपने अपनी चला ली, लेकिन आगे से मुझ पर अपनी चलाने की कोशिश मत करना। आप तो ठहरे अनपढ़ गवार, तो इन रस्मों में मानोगे ही, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती हूँ। रीमा जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती है कि बहू ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई अपनी जगह है और रीति रिवाज अपनी जगह, रस्में तो निभानी पड़ती ही है। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाए। यह ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ चलता ही रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। रीमा जी इतना बोल ही पाती कि उनकी बहू बात काटते हुए कहती है, अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे भी क्या दिन आ गए हैं, अनपढ़ गवार भी मुझे लेक्चर देने लगे हैं। इतना कहकर वे पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। रीमा जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था।
वो क्या, बहू आ जाने के बाद भी रीमा जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालो, मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे यह सब नहीं होगा। एक दिन निशा अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई थी। रीमा जी अपने रसोई के काम को निपटाकर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी। वह फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगती है। तभी हड़बड़ाते हुए निशा घर के अंदर वापस लौटती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथों में देखकर कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा। मेरी इस फाइल में लिखा हुआ समझ भी आ रहा है कि नहीं? आप तो ठहरे अनपढ़ गवार, अगर पढ़ना लिखना आता भी होगा तो बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती भी नहीं होगी। निशा की बातें रीमा जी के दिल को चुभ रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू से अच्छे से कह दे कि वो अनपढ़ गवार नहीं है, वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी नौकरी करती थी। वह अपनी बात कहने ही वाली होती है कि बहू निशा अपनी फाइल को छीनकर वापस से घर के बाहर निकल जाती है। आज फिर रीमा जी कुछ कहते कहते रुक गई। तभी निशा के मामा का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि वह जयपुर शहर में आए हुए हैं और उनसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में भी नहीं आ पाए थे। निशा अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो जाती है और उनसे कहती है कि क्यों ना घर पर ना मिलकर वे किसी रेस्टोरेंट में मिले। उसे अपनी सास से अपने मामा जी को मिलवाने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपने मामा को घर पर ना बुलाकर रेस्टोरेंट पर बुलाती है और उधर प्रतीक को भी लेकर पहुंच जाती है। बातों ही बातों में मामा निशा को बताते हैं कि शहर से उनका 10 साल पुराना रिश्ता है। 10 साल पहले भी वह जयपुर में आए थे। उस समय इस शहर में उनका बेटा रोशन एक बहुत ही नामी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। तुम तो जानती हो, रोशन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था और आज वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बन गया है। लेकिन उसका आईएएस बनने में इस शहर का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में जब रोशन यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो उनके स्कूल की प्रिंसिपल बहुत ही बुद्धिमान थी और छात्रों की एक बहुत बढ़िया गाइड भी थी। उन्होंने ही रोशन के कैलिबर को पहचाना और उसे आईएएस अधिकारी बनने के लिए प्रोत्साहित किया, और देखो रोशन आज एक आईएएस ऑफिसर है। सच में निशा, रीमा मैम का यह बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों पर। रीमा मैडम, रीमा मैडम। रीमा जी का नाम सुनकर निशा चौंक गई। फिर वो सोचने लगे, नहीं नहीं, यह वो रीमा कोई और होगी। उसकी सास तो हाउसवाइफ है और वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं लगती, और वैसे भी एक नाम के तो काफ़ी लोग होते हैं। पूरे एरिया में वे बहुत ही मशहूर थी। आसपास के लोग उनके नाम की तारीफ़ करते थे। वह बहुत ही ईमानदार और मददगार प्रधानाचार्य थी। निशा अपने मामा की बातों को रुचि के साथ सुन रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उस प्रधानाचार्य के बारे में और भी बहुत कुछ जाने। मामा से कहती है, मामा क्या आप उन प्रिंसिपल मैम से मिले थे? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ, मैं उनसे मिला था। मैं अक्सर रोशन की पीटीएम में जाता था तो स्कूल के अध्यापकों से ज़रूर मिलता रहता था, और वह दिन मुझे आज भी याद है जब प्रधानाचार्य जी ने मुझे बुलाया था। एक बार तो मैं डर ही गया था कि रोशन की क्या शिकायत हो सकती है, लेकिन जब मैम ने मुझे बताया कि आपका बेटा रोशन एक होनहार विद्यार्थी है और आपको उसे एक अच्छे कोचिंग केंद्र में डाल देना चाहिए, देखना एक दिन वो बहुत बड़ा अधिकारी बनकर निकलेगा और आपके साथ साथ इस स्कूल का भी नाम रोशन करेगा। जब मैंने उनसे बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है
कि मैं उसे किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में डाल सकूं, तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। और ना सिर्फ मदद, एक अच्छे कोचिंग सेंटर में उनका एडमिशन भी करवाया, बल्कि छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दिलाने में भी हेल्प की। तुम देख ही रही हो कि आज रोशन एक आईएएस अधिकारी है। रीमा जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बात को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी मैं इस शहर में आता हूँ, वाकई एकदम हवा ताज़ा ताज़ा लगती है और बार बार मेरा मन रीमा मैडम से मिलने को करता है। निशा मामा से पूछती है, मामा क्या बाद में आप उनसे मिले? हाँ, जब रोशन आईएएस बना था तो उसके बाद मैं और रोशन उनसे मिलने के लिए गए थे, लेकिन तब तक वे स्कूल छोड़ चुके थे। रीमा जी का धन्यवाद करने के लिए हम आए थे। आज आपकी वजह से रोशन आईएएस बन गया है। आपके समय पर दिए गए मार्गदर्शन की वजह से ही रोशन आईएएस बन पाया। आपकी हेल्प के बिना ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन विद्यालय पहुंचकर पता चला कि 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका कोई निजी मामला था, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे वह मिली ही नहीं। फिर मैं वापस चला गया। अपने मामा की बातों को सुनकर वो अचंभित सी रह गई। उसका मन भी रीमा मैडम से मिलने को कर रहा था। उसके मन में कई ख्याल आ गए थे कि उसकी सास का नाम भी रीमा है, लेकिन फिर वह सोचती है पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलटकर जवाब भी नहीं देती है। मामा तो कह रहे हैं प्रधानाचार्य बहुत ही बुद्धिमान थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं लगती है, तो वह वो रीमा हो ही नहीं सकती। यह मेरे मन का कोई वहम होगा। और क्या, दुनिया में एक ही रीमा है? बहुत सारी रीमा है। थोड़ी देर में प्रतीक वापस आ गया और कहता है, सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई, ऑफिस का ज़रूरी कॉल था, इसलिए मैं आप लोगों की बातों को सुन ही नहीं पाया। लेकिन मामा जी आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर ज़रूर चलिएगा। आप इधर से वापस नहीं जा सकते हैं। हमारी शादी में भी आप आ नहीं पाए, इसलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। प्रतीक मामा जी से बहुत ज़्यादा आग्रह करता है। हालांकि निशा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि प्रतीक मामा जी को अपने घर ले जाए और अपनी अनपढ़ गंवार सासू माँ से मिलवाए। उसे तो बस पढ़े लिखे लोगों से मिलना और उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना यही अच्छा लगता था। अपनी सास को वो कुछ समझती ही नहीं थी। उसे ऐसा लगता था जैसे घर की नौकरानी हो। सबके कहने पर रिया अपने मामा जी को अपने ससुराल ले गई और मामा जी और निशा सोफे पर बैठ गए। अपनी सास को आवाज़ देते हुए वह कहती है, माँ जी मेरे मामा जी आए हैं, ज़रा चाय बना कर ले आओ, साथ में पकौड़े भी बना लेना, खाली चाय लेकर मत आना। रीमा चाय और पकौड़े बनाकर जैसे ही हॉल में प्रवेश करती है, उन्हें देखकर मामा जी खड़े हो गए और उनके पैर छूने लगे। अरे रीमा जी, आप है क्या मेरी निशा की सास? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। निशा, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम्हारी सास रीमा देवी हैं। मामा की बात सुनकर निशा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मामा कैसी बातें कर रहे हो? मेरी सास घर के सारे काम धाम करते हैं और आपको उनको देखकर लगता है कि वह रीमा जी होंगी। ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यह वह रीमा नहीं हो सकती। मुझे प्रधानाचार्य मैम का चेहरा बहुत ही अच्छी तरह से याद है। रीमा जी चाय और पकोड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है कि आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। अपनी सासू माँ के मुंह से सुनकर निशा के तो होश ही उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। प्रिंसिपल महोदया जी, जिसको वह पिछले 4 महीने से अनपढ़ गवार समझती आ रही थी, समय समय पर मानो कितनी बार अनपढ़ गवार कहकर अपमान कर रही थी, कितनी बार अपनी नौकरानी की धौंस दिखाई, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी सास इतनी शिक्षित है, वह भी नौकरी करती थी। अभी मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है, आपके स्कूल में एक रोशन नाम का लड़का था जिसको आपने आईएएस बनने की सलाह दी थी,
और उसका एडमिशन भी आपने अपने किसी जानकार के कोचिंग सेंटर में करवाया था। मैं उस रोशन का पिता हूँ। वह अब एक आईएएस अधिकारी है और उसे भी आपकी बहुत ही याद आती है। एक बार आईएएस बनने के बाद मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा रोशन आपसे मिलने के लिए आए थे और आपका धन्यवाद करने के लिए, लेकिन आप मिले ही नहीं और आपने शायद इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया था? अब तो निशा की धड़कनें भी तेज़ होने लगी है। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि सच में क्या उसकी सासू माँ ही रीमा मैडम जी है, और अगर थी तो आखिर उसकी सासू माँ ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया था। रीमा जी कहती है कि कुछ दिन बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी देहांत हो गया था। घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी देखभाल के लिए किसी का घर पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरे पति थे तो वह घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल लेते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति का घर संभालने में पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, सासू माँ की दवाई निकाल कर रख जाती थी, बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर देती थी। शाम को जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो घर जाकर सबके लिए खाना बनाती थी। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति के साथ से शिकायत नहीं की थी। मैंने अपने घर को, बच्चों को, अपनी नौकरी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था। लेकिन मेरे पति जाने के बाद मुझसे कुछ संभाला ही नहीं जा रहा था। मैंने अपने बच्चों के खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़ी बहुत पेंशन से पैसे आते थे, उसी से अपनी और अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई करा दी। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। रीमा जी की यह बात सुनकर निशा उनके पास जाती है और कहती है कि आपने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे आपने कुछ भी नहीं बताया। अपने समय पर आप प्रधानाचार्य रह चुकी हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की है, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं समझी। मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं तो मैं तुम्हें क्या ही बताती। आज निशा को अपनी गलती पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। जिस सास को वह अनपढ़ गंवार समझती थी, वह तो इतनी बुद्धिमान और निर्भीक प्रधानाचार्य रही है, और साथ साथ दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को भी, और बूढ़ी सास को किस तरह से संभाला था उन्होंने, यह तो काबिल तारीफ़ है। मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ, ना अभी मेरे बच्चे हैं, ना घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान भी किया है, लेकिन सासू माँ मुझे हमेशा माफ़ कर देती है। माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको पहचानने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता था कि मैं एक नौकरी करती हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं समझती थी उसके आगे, लेकिन आप तो मुझसे बहुत ही आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, रीमा जी ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया है। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने इस तरह से अपने दोनों बेटों को संस्कार दिए हैं, यह तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी निशा की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने अब सोच लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाएगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के काम में भी हाथ बढ़ाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह नहीं होता है कि आप घर के कामों में पल्ला झाड़ कर बैठ जाएं। निशा की आंखों से आंसू देखकर रीमा जी उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहती है, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो यह बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना, चाहे वह नौकरी करता हो या ना करता हो। लेकिन यह किसी से कम नहीं होता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हर किसी की ज़िंदगी में अपने संघर्ष है।
कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कुछ नहीं आता है। अरे जो नौकरी करता है क्या उसको सब कुछ आता है? रीमा जी की बातें सुनकर निशा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और उन्हें वादा भी करती है कि अब वह किसी को ना कम आंकेगी और सबका सम्मान भी करेगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि रीमा जी अगर नौकरी नहीं भी कर रही होती तो भी निशा को उनका सम्मान करना चाहिए था। धन्यवाद।